नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंट्रोलर है। ये भी मॉड्यूल 5 में ही पढ़ना है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो इन मॉड्यूल 5। ठीक है, मॉड्यूल 5 इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस को मॉड्यूल 5 में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलर। तो समझना है पहले आपको सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम हमारा होता है जिसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के द्वारा एक हम लोग तैयार करते हैं। और क्या तैयार करते हैं? एक डिवाइस तैयार करते हैं जो कि एक प्रकार का सिस्टम होता है। एंड विच परफॉर्म ए डिजायर ऑपरेशन। When we provide the input, it will provide the desired output. इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो फैन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर होगा वो एक प्रकार का क्या है, पूरा एज ए होल सिस्टम है। कंप्यूटर में सीपीयू लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है। दीज ऑल आर कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। उसी तरह इलेक्ट्रिकल में हम बात करें तो अगर हम फैन की बात करें तो फैन इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम। और हम किसी और अदर डिवाइस की बात करें तो दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एसी जो एयर कंडीशनर हमारा होता है, या फिर फ्रिज है, या फिर हमारा वाटर हीटर है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? सिस्टम। तो सिस्टम बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलके बना होता है और उस एलिमेंट को हम लोग एक प्रॉपर वे में कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक डिजायर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो सिस्टम हमारा क्या हो सकता है? ओपन लूप हो सकता है या फिर क्लोज लूप हो सकता है। मतलब सिस्टम हमारा क्या होगा? ओपन लूप सिस्टम होगा या क्लोज लूप सिस्टम होगा। ओपन लूप सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। मतलब कि आउटपुट प्रोड्यूस होता रहेगा, इनपुट आप प्रोवाइड कराते रहो, आउटपुट विल बी व्हाट? प्रोड्यूस। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द आउटपुट ऑन इनपुट। इन वंस यू गिव द इनपुट यू विल हैव द आउटपुट। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इनपुट यूजिंग ए फीडबैक। फीडबैक के मदद से हम लोग एक फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं और उस फीडबैक के मदद से हम लोग आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इनपुट के पास ये इंफॉर्मेशन होगा कि आउटपुट हमारा क्या है, कितना है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्लोज लूप सिस्टम। और क्लोज लूप सिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है जिसे हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। सो होल द प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। इसको कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। एक अनकंट्रोल्ड सिस्टम होगा दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। हमारे पास वो सिस्टम हो जो कंट्रोल्ड हो, जो हमारे द्वारा कंट्रोल, हम उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है। सो इन कंट्रोल सिस्टम वी आर व्हाट? वी आर हैविंग द कंसर्न विद द फीडबैक। इसको क्लोज लूप सिस्टम बोला जाता है। अब इसी में एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? व्हाट इज कंट्रोलर? तो याद रखना है कि जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम जो है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो आउटपुट हमारा डिजायर आउटपुट होना चाहिए। जितना हम चाह रहे हैं उतना ही हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो उस आउटपुट से वेरिएशन ना हो, वो आउटपुट वैल्यू हमारा डिजायर आउटपुट हो, उस आउटपुट से वेरिएशन ना हो, इसके लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? उस कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलर का यूज करते हैं। कंट्रोल सिस्टम में किस चीज का यूज करते हैं? कंट्रोलर का। जैसे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर के लिए हम लोग कंट्रोलर का यूज करेंगे। देन क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज कंट्रोलर? हाउ यू कैन डिफाइन कंट्रोलर? तो कंट्रोलर हमारा एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा यूनिट होता है जो कि हमारे सिस्टम में आउटपुट को उसके रेफरेंस से डेविएट होने नहीं देता है। उसके रेफरेंस से डेविएट नहीं होने देता। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो आपके कंट्रोलर कौन है? आपके कंट्रोलर है योर गार्जियन, आपके मम्मी पापा, जो आपको आपके डिजायर रिजल्ट पे हमेशा चाहते हैं कि ये डिजायर रिजल्ट पे रहे। एग्जाम्पल के तौर पे वो ये चाहते हैं कि मेरा जो बेटा हो या मेरा बेटी हो वो हमेशा पढ़े, अच्छा रिजल्ट लाए, अच्छा जॉब करे, तो वो आपको उसी वे में आपको रखेंगे। आप अगर थोड़ा डेविएट होने की कोशिश करेंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है, मारेंगे पीटेंगे। बच्चा होता है तो उसको मार पीट के भी समझाया जाता है। मतलब वो एक प्रकार का कंट्रोलर है ना। माता पिता आपके कंट्रोलर, आपके गार्जियन आपके कंट्रोलर है। कॉलेज की बात करो
तो कॉलेज में भी आपके जो टीचर्स होते हैं वो कंट्रोलर होते हैं, वो आपको आपके रिजल्ट के ऊपर आपको फोकस कराते हैं। तो कंट्रोलर का मतलब यही होता है कि ऐसा डिवाइस या ऐसा यूनिट जो कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट को उसके रेफरेंस से, उसके डिजायर रिजल्ट से डेविएट ना होने दे, इस प्रकार के डिवाइस को कंट्रोलर बोला जाता है। इस प्रकार के डिवाइस को क्या बोला जाता है? कंट्रोलर बोला जाता है। ठीक है, अब कंट्रोलर के कारण ही हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाता है। ये भी कह सकते हैं कि हम बाद में ये कहते हैं, जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो कहता है ना अपना माता पिता का बोलता है कि माता पिता के आशीर्वाद से हम लोग सक्सेसफुल हो गए, हमारा रिजल्ट हो गया, हम अच्छी जगह पे चले गए हैं। ये सब हम उनके कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमको हमेशा गाइड करके रखा, या फिर हमारे गुरुजन के कारण, हमारे टीचर्स के कारण, हमारे फैकल्टीज के कारण हम सक्सेसफुल हो गए। तो सबका रोल रहता है, सब लोग कलेक्टिवली मिल करके किसी स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं, स्टूडेंट सक्सेस होता है, तो ये बात जरूर बोलता है। तो यही चीज यहाँ पर है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एयर कंडीशनर की बात करें, अगर हम लोग रूम हीटर की बात करें, अगर हम लोग फैन की बात करें, है ना, मोटर की बात करें, इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें, मोटर की बात करें, तो इसके लिए हमको प्रॉपर कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे हमारे डिवाइसेस हैं। एक्चुअली कंप्यूटर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है? कंट्रोलर होता है, उसमें भी कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली कंट्रोलर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है? प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जिसको पी कंट्रोलर बोला जाता है। पी मीन्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है? इंटीग्रल कंट्रोलर, जिसको आई कंट्रोलर बोला जाता है। और तीसरा हमारा डेरिवेटिव कंट्रोलर, जिसको डी कंट्रोलर बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार के कंट्रोलर होते हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम में यूज किए जाते हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो हम 2 कंट्रोलर को क्या कर सकते हैं? कंबाइन भी कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट, बेटर एक्यूरेसी, बेटर रिजल्ट के लिए। तो जब हम लोग सबको कंबाइन करते हैं तो कौन सा कंट्रोलर हमारा मिलता है? डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। जैसे हमारा पी और प्लस आई, प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल को कंबाइन कर देंगे तो पी आई कंट्रोलर मिलेगा हमको। पी प्लस डी कंट्रोलर, पी आई डी कंट्रोलर, आई डी कंट्रोलर भी होता है, लेकिन बेसिकली यही हमारा कंट्रोलर होता है। तो आपके जो सिलेबस में यहाँ पे मॉड्यूल 5 में जो दिया हुआ है, वो सबसे पहला आपका पी कंट्रोलर पढ़ना है। ठीक है, तो पी कंट्रोलर हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर यू हैव टू स्टडी पी आई कंट्रोलर, एंड देन आफ्टर यू हैव टू स्टडी द पी आई डी कंट्रोलर। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी देखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पहले हम लोग अपने सिलेबस को फोकस करें, क्योंकि हम लोग को अभी और भी कुछ करना है। ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल अप्रोच भी देखना है, यूनिट वाइज हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो जो भी सिलेबस में मेंशन है, पहले हम लोग उसको पहले खत्म करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहला फर्स्ट जो कंट्रोलर हमको अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस पढ़ना है, वो है हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अब नाम से क्लियर है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा ये ब्लॉक डायग्राम समझना पड़ेगा कि दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ये क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से इनपुट दे रहे हैं हम, ठीक है ना, एंड यहाँ पे हम लोग क्या दे, ये क्या है हमारा? दिस इज व्हाट एक्चुअली कंट्रोलर, यही हमारा कंट्रोलर है। केपी इज एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। केपी जो होता है वो ट्रांसफर फंक्शन और गेन ऑफ द कंट्रोलर कहलाता है। दिस इज गेन और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर। ये हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम को के आउटपुट को हम लोग डेविएट होने से बचाना चाह रहे हैं, एक्चुअली डिजायर रिजल्ट से डेविएट होने से बचाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये आउटपुट है सिस्टम का। यहां से हमने एक फीडबैक दिया है, फीडबैक को हमने आरटी से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा इनपुट और फीडबैक का, उसको हम लोग बोलेंगे एरर सिग्नल, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुएटिंग सिग्नल। तो ईटी इज व्हाट? एरर सिग्नल, एंड यूटी इज व्हाट? एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटर्स मतलब जो इसको एक्चुएट करे, सिस्टम को एक्चुएट करे, सिस्टम को एनर्जाइज करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, ET इज एक्चुअली व्हाट? दिस ET, दिस इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल। इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल, इसको हम लोग बोलते हैं एरर सिग्नल। इसका मतलब ये है कि अब एरर सिग्नल जो है वो हमारा क्या होगा? इसके पास जाएगा। एंड UT इज नथिंग बट व्हाट? एक्चुएटिंग सिग्नल।
ठीक है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ व्हाट पी कंट्रोलर, ये पी कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरर सिग्नल के। एरर सिग्नल जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा हमको एक्चुएटिंग सिग्नल मिलेगा। एक्चुएटिंग सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर सिग्नल। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू और कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो हमने इक्वल टू और कांस्टेंट का यूज किया है, वेयर दिस केपी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुएटिंग सिग्नल टू द एरर सिग्नल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को प्रोपोर्शनल गेन या ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पी कंट्रोलर बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल गेन, गेन ऑफ पी कंट्रोलर, गेन और ट्रांसफर फंक्शन टीएफ हम लिख देते हैं ऑफ पी कंट्रोलर। ठीक है, गेन और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पी कंट्रोलर। तो ये हमारा क्या हो गया, पी कंट्रोलर हो गया। अब आपको यहां पे जो पी कंट्रोलर पढ़ना है वो यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है। ये हाउ यू कैन ड्रॉ अ सर्किट ऑफ ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूजिंग व्हाट दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आप दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, दोनों मोड ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का सर्किट डायग्राम अलग अलग बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे पी कंट्रोलर यूज किया है यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से भी क्या कर सकते हैं, तो आप पी कंट्रोलर को डिजाइन कर सकते हैं, पी कंट्रोलर को बना सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग पी कंट्रोलर की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में जो हमारा आउटपुट जो कि एक्चुएटिंग सिग्नल होता है इसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरर सिग्नल के। ठीक है, तो पहले आपको ये पूरा लिख लेना है, देन आफ्टर हम इसको मिटा के थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखेंगे और हम लोग इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी गेन है केपी है उसकी वैल्यू को इस डायग्राम के मदद से क्या करेंगे, कैलकुलेट करके चेक करेंगे कितना आता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, लिखिए। चलिए, तो पी कंट्रोलर को हम लोग थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं। तो पी कंट्रोलर एक डिवाइस है दैट प्रोड्यूसेस ए कंट्रोल सिग्नल यूटी। ये एक्चुएटिंग सिग्नल को ही कंट्रोल सिग्नल बोला गया है। तो पी कंट्रोलर इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस ए कंट्रोल सिग्नल यूटी प्रोपोर्शनल टू द इनपुट एरर सिग्नल ईटी। ठीक है ना, तो कैसे हमारा इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एरर सिग्नल। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहां से आउटपुट हमारा आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे फीडबैक सिग्नल नाम दिया है। सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज कमिंग हेयर और उसको हम लोग इनपुट सिग्नल से कंपेयर करा रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एरर सिग्नल होगा और वो हम लोग किसको देंगे, कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर कंट्रोल एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज व्हाट ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट सिग्नल यहाँ जो होता है जिसको कंट्रोल सिग्नल और एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरर सिग्नल के। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल। आपने यहाँ देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अब जो हमारा पी कंट्रोलर होगा वो एरर को एम्पलीफाई करेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो एरर सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ताकि हम आउटपुट के नेचर को जान सके। ठीक है, बाय द अमाउंट ऑफ व्हाट, केपी। केपी क्या है, हमारा गेन और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पी कंट्रोल। तो बेसिकली हमारा पी कंट्रोलर कौन है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ये हमारा पी कंट्रोलर है। इसको भी हम लोग इसमें शामिल कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट ए पी कंट्रोलर। एंड क्या हुआ इससे गेन इंक्रीज हो जाता है। मीन्स व्हाट, इफ यू सी इट विल इंक्रीज द गेन ऑफ द सिस्टम बाय अमाउंट केपी। ये पूरा सिस्टम, अब पहले अगर ये ना होता तो केवल ये सिस्टम होता और इसका गेन हम लोग लेते, लेकिन अब ये आ गया है तो इसका गेन केपी है। तो ये गेन और इस सिस्टम का गेन दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी हम सिस्टम को वन आफ्टर अनदर कनेक्ट करते उसका गेन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पूरा सिस्टम का गेन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और चूंकि ये एरर सिग्नल और एक्चुएटिंग सिग्नल को हम लोग के रूप में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, गेन अगर इंप्रूव होगा तो उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा पैरामीटर भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्यूरेसी, रिजेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस सिग्नल, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा इंप्रूव हो जाएगा।
अब आपको करना क्या है, हम यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम, यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से जो हमने पी कंट्रोलर का डिजाइन किया है, इसमें हम लोग गेन निकालते हैं कि कितना होगा हमारा इसमें प्रोपोर्शनल गेन, मतलब केपी की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे। सो सी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केपी। केपी का वैल्यू किस तरह से निकाला जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन और ए गेन ऑफ पी कंट्रोलर यूजिंग दिस सर्किट। तो हम यहां पे लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे हमारा एरर सिग्नल है ET। दिस इज व्हाट एरर सिग्नल, हमने आपको पहले भी बताया है, वर्चुअल ग्राउंड, लेकिन यहां पे ग्राउंड नहीं है। इस केस में हम लोग, ये हमारा क्या है ET यहां पे होगा, दिस इज व्हाट ET। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है UT, यहां पे आउटपुट क्या है UT है। हम केवल और केवल इसको यहां पे यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लो रेशियो निकालने का कोशिश करें UT/ET का, तो दोनों के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप लाना पड़ेगा। दोनों के बीच में हमको एक रिलेशनशिप को लाना पड़ेगा। तो हाउ टू टेक द रिलेशनशिप बिटवीन दिस, हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे ला सकते हैं, देखिए। तो हम रिलेशनशिप लाने के लिए यहां पे एक काम करेंगे कि इस तरह से रिलेशनशिप ला सकते हैं। इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। सो सी हियर, यहां हम एक रेसिस्टेंस बनाते हैं और यहां भी हम एक रेसिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है ना। इसको कर देते हैं ग्राउंड, एंड ये पूरा यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, UT हो जाएगा। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, UT। इसको प्लस माइनस, देखिए दिस इज व्हाट UT। अब यहां ध्यान से देखो, इस सर्किट डायग्राम को देखो और इस सर्किट डायग्राम को देखो। UT से एक एंड किसका कनेक्टेड है, R2 का। तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, दिस इज व्हाट R2, ठीक है ना। और नीचे हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा R1, ठीक है। एरर सिग्नल यहां पे है, तो यहां पे है, यहां से यहां तक एरर सिग्नल हो जाएगा ET। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम, हमने वहां से निकाल के इसको अलग बना लिया। अब इस केस में अगर हम रिलेशनशिप लाना चाहें इन दोनों के बीच में, तो हम यहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन कराया होगा तो बताया। वोल्टेज डिवीजन रूल बोलता है कि जहां पर का वोल्टेज आपको निकालना हो उसका सोर्स वोल्टेज आप पहले देखें। सो ट्राई टू सी द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। लेट अस सपोज अगर हम यहां का वोल्टेज निकालने का कोशिश करें जो कि ET है बाय डिफॉल्ट, तो इसके लिए सोर्स वोल्टेज ये होगा, और यहां का वोल्टेज निकालने की कोशिश, इसके लिए भी सोर्स वोल्टेज ये होगा। तो कहते हैं कि अगर हम ET निकाले यहां पे ET, तो एक्चुअली इसके लिए सोर्स वोल्टेज क्या होगा, UT। और जहां पर का हमको वोल्टेज निकालना होता है वहां का रेसिस्टेंस लेते, तो यह है रेसिस्टेंस इज व्हाट R1। सो हियर रेसिस्टेंस इज व्हाट R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिस्टेंस, सो R1 प्लस R2, ये हमारा सम ऑफ द रेसिस्टेंस हो गया। सो अगर हम यहां पे UT अपॉन ET निकाले, UT अपॉन ET निकाले, देन दिस शुड बी इक्वल टू UT अपॉन ET अगर हम लोग निकाले तो दिस शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस
R2/R1 एंड दिस रेशियो इज व्हाट, हमने यहां अभी देखा कि ये जो रेशियो UT/ET है, दिस इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ P कंट्रोलर ऑन गेन ऑफ द P कंट्रोलर। यही गेन हमारा क्या होता है, सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है सिस्टम को। सो दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू KP एंड KP का वैल्यू आ गया मेरा 1 + R2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो इतना गेन हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिफाइन होगा। सो यूजिंग द ऑप-एम्प, ये सर्किट हमने कैसे बनाया इसको देखते हुए, यहाँ का वैल्यू ET है तो यहाँ भी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ET एंड दिस पोर्शन ऑल्सो व्हाट, ET, और इसके हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द गेन ऑफ व्हाट, हम लोग गेन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो KP इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू दिस मच। चलिए, तो ये आपका गेन निकल गया है, बस इतना ही हमको इसके अंदर जानना है ना। नॉन इन्वर्टिंग से ही आप इसको बनाएंगे, रियलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोलर होगा जो कि होगा PI कंट्रोलर, देखते हैं हम लोग उसको भी। नेक्स्ट हमारा PI कंट्रोलर है। ठीक है, तो P कंट्रोलर के बाद अब हम लोग कॉम्बिनेशन में चले गए। एक्चुअली अगर सिस्टम वाइज देखा जाए तो पहले P कंट्रोलर, फिर हम लोग I कंट्रोलर, फिर D कंट्रोलर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो आप देखेंगे AKU का जो सिलेबस है उसमें उसने P कंट्रोलर के बाद डायरेक्ट PI कंट्रोलर बोला है। तो चलिए हम लोग भी PI कंट्रोलर को ही एनालाइज करते हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन होगा P कंट्रोलर का और I कंट्रोलर का। क्यों कंबाइन करेंगे कि दोनों का एडवांटेज को हम लोग एक बना रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले PI कंट्रोलर जो है वो आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा वो किसके हिसाब से, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर के हिसाब से आउटपुट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करता है, अभी अभी आपने देखा कि एरर सिग्नल का को वो प्रोपोर्शनलिटी प्रोड्यूस करता है, इट विल प्रोड्यूस द प्रोपोर्शनल एरर सिग्नल। और हमारा इंटीग्रल कंट्रोलर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है इंटीग्रल ऑफ द एरर सिग्नल। तो दोनों का हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्चुएटिंग सिग्नल या हमारा कंट्रोल सिग्नल जिसको UT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरर सिग्नल ET एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द एरर सिग्नल ET। ठीक है ना, एरर सिग्नल और उसके इंटीग्रेशन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब देखो इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए नीचे जो ब्लॉक डायग्राम हम बनाए उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किए हैं। आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैथ्स में पढ़े होंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे हम टाइम डोमेन नहीं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखा रहे हैं, S डोमेन में दिखा रहे हैं। तो वहां RT के जगह पे अब हमने वहां RT ले लिया है, RS ले लिया है, एरर सिग्नल ET के जगह पे ES ले लिया, और यहाँ आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनलिटी, इसको ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बोलेंगे। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन आप इसका देख रहे हैं। तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करके एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द सिंप्लीफाइड डायग्राम। तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इट इज जस्ट लाइक दिस। ऐसा सिंप्लीफाइड डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, ये फीडबैक मैंने नहीं दिखाया कि आउटपुट में हम लोग फीडबैक डायरेक्टली दिखाते हैं, लास्ट में हम लोग आउटपुट में फीडबैक दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब ये जो होगा वो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दिस विल बी व्हाट, ओनली वन सिस्टम। हियर व्हाट, US, ठीक है, हियर US, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RS। इन दोनों को हम सम कर देंगे तो यहाँ और यहाँ KP हमारा क्या है, कांस्टेंट है KP। दिस इज 1 + 1 TI इंटू S, TI इंटू S। तो हम ये कंबाइंड डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से हम लोगों ने वहां पे क्या बनाया है, तो PI कंट्रोलर बनाया है। तो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट, ए इंटीग्रल, ये हमारा इंटीग्रल
का क्या है, डायग्राम है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से आप इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हैं, और जब आप केपी और टीआई का वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ इतना वैल्यू वहां पे मिलेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंबाइनिंग पी कंट्रोलर एंड आई कंट्रोलर। तो पी और आई कंट्रोलर को कंबाइन करने से ये फायदा हमारा है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो क्या करता है, तो हमारा गेन इंक्रीज करता है और सिस्टम को लेस है ना सेंसिटिव बनाता है टू द वेरिएशन ऑफ एनी पैरामीटर लाइक टेम्परेचर। अगर हमारा वेरी कर रहा है तो सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स ना करे, टेम्परेचर के वेरिएशन पे सिस्टम मेरा क्या रहे, तो अपने रिजल्ट को वेरी ना करे, रिजल्ट को वहीं पे रखे जहां पे हम चाह रहे हैं। और दूसरा क्या है हमारा इंटीग्रल, तो इंटीग्रल जो है वो स्टेडी स्टेट एरर को हटाएगा, उसके अंदर जो एरर आने की संभावना है, यही एरर हमारे आउटपुट रिजल्ट को डेविएट करता है हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से। तो आउटपुट रिजल्ट को डेविएट ना करे स्टैंडर्ड रिजल्ट से, तो स्टेडी स्टेट एरर उसके अंदर वही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब कि अगर वो रनिंग कंडीशन में या स्टॉप कंडीशन में, उस कंडीशन में एरर उसके अंदर इंट्रोड्यूस ना होने दे, तो वो इंटीग्रल कंट्रोलर का हमारा क्या होता है, रोल होता है। सो दिस इज योर व्हाट पी आई कंट्रोलर। पी आई कंट्रोलर के बारे में आप लोग लिख लेंगे। थर्ड हमारा पीआईडी कंट्रोलर है, इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। अब पीआईडी कंट्रोलर में जो हमारा कंट्रोल सिग्नल या एक्चुएटिंग सिग्नल, जिसको हम लोग यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, वो तीन डिफरेंट पार्ट से हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जैसा पहला हमारा क्या होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल। सेकेंड केस में ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होगा। और थर्ड केस में ये डिफरेंशिएशन ऑफ एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होगा। तो तीनों को कंबाइन हम कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं यूटी इज प्रोपोर्शनल टू एरर सिग्नल, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ एरर सिग्नल, एंड थर्ड वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ द एरर सिग्नल, डिफरेंशियल ऑफ एरर सिग्नल। अब यहाँ पे हम बराबर इसको करेंगे, तो यहाँ पे तो केपी यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, केपी बाई टी आई, वेयर टी आई इज द व्हाट, इंटीग्रल टाइम। टी आई क्या हमारा इंटीग्रल टाइम है, और यहाँ पे हमारा टी डी क्या है, ये डिफरेंशियल टाइम है। एक्चुअली कहीं कहीं पर इसको के आई लिखता है और इसको के डी लिखता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं पे हम लोग के आई यूज करते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई टी आई, एंड कहीं कहीं पे यहाँ पे के डी यूज करता है, दिस इज इक्वल टू के पी इंटू व्हाट, टी डी, ये हमारा यूज होता है, ठीक है। तो इट इज व्हाट कॉल्ड इंटीग्रल गेन और इंटीग्रल ट्रांसफर फंक्शन। दिस इज डिफरेंशियल गेन और डिफरेंशियल ट्रांसफर फंक्शन, वेयर टी आई इज द इंटीग्रल टाइम कांस्टेंट एंड टी डी इज द डिफरेंशियल टाइम कांस्टेंट। ऐसा हम लोग कहीं कहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस चीज को हम लोग, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, वहां पे ये बताया गया होगा कि जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। 1/s is the Laplace transform of integral and differentiation d/dt, इसका Laplace transform होता है s, इसका Laplace transform s होता है। तो यहाँ पे चेक करके देखो, अगर हम इसको लिखें Laplace transform में, तो इसको क्या लिखेंगे, ut, इसको us, सॉरी, कोई सिग्नल होता है उसका Laplace transform मान लो xt is a सिग्नल, और अगर हम इसका Laplace transform करें lt करें, तो ये क्या मिलता है, कैपिटल XS। उसी तरह इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म US होगा, ठीक है। टाइम से हमने S डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गए। अब यहाँ KP और इसका हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखो, इसका होगा KP इंटू कैपिटल ES, ये स्मॉल e है, और T है तो यहाँ कैपिटल ES हो जाएगा। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा KP इंटू व्हाट TI, ये तो कांस्टेंट है, और अगेन हमारा इंटीग्रेशन क्या बचेगा, ES
इंटू व्हाट ds, ये हमारा सॉरी इंटीग्रेशन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में 1/s लिखा जाता है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे s हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे s हो जाएगा और इसको हम लोग क्या लिखेंगे ts, मतलब कि इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। ये पूरे टर्म को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसा लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग 1/s यूज करते हैं और et को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कैपिटल ES यूज करेंगे। वही चीज यहां देखो, यहां पे क्या है हमारा kp और यहाँ td है, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में s लिखते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा ES, तो ये टर्म हम लोग इसके जगह पे यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ से kp और kp को कॉमन निकालेंगे और ES को भी कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी ES है, यहाँ भी ES है, यहाँ भी ES है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/TIS बचेगा और यहाँ पे kp, यहाँ पे सॉरी td और s बचेगा, ठीक है। यहाँ से कौन कौन सा चीज कॉमन निकालना है, इसको और इसको कॉमन निकालना है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ मैंने kp और es को कॉमन निकाल लिया तो 1/TIS बचा, 1/TIS बच गया और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, kp और es हमारा बाहर निकल गया, तो ये वाला टर्म बच गया, तो ये वाला टर्म हमको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा है, ठीक है। एरर सिग्नल का लैप्लास सॉरी ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग इस चीज को ऐसे रियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग रियलाइज कर रहे हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस। यहाँ पे ध्यान देना, केपी का वैल्यू, टीडी का वैल्यू और टीआई का वैल्यू निकालने के लिए हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से हम लोग पीआईडी कंट्रोलर बना सकते हैं। तो आप नीचे सर्किट डायग्राम देखो, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से हमारा क्या है, एक पीआईडी कंट्रोलर है, ये अलग है। दिस इज व्हाट, फीडबैक। हम केवल कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, इसलिए पूरा डायग्राम हम नहीं बनाए हैं, हम केवल यहाँ पे कंट्रोलर को दिखा रहे हैं। दिस इज होल एज ए कंट्रोलर, ये पूरा पीआईडी कंट्रोलर का पार्ट है, ठीक है। और ये ब्लॉक डायग्राम के मदद से हम लोग क्या सॉरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मदद से हम लोग पीआईडी कंट्रोलर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पी का क्या काम है, आई का क्या काम है, ये तो आप जानते हैं क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं पीआई कंट्रोलर। अब इसमें डी का क्या काम है, तो डी रिड्यूसेस द व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन। इस कारण से तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तो अब जो परफॉर्मेंस होगा वो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू सेपरेट वन, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तीनों को अगर कंबाइन कर लेंगे तो तीनों का एडवांटेज हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले निकाला था, गेन निकाला था, केपी का वैल्यू निकाला था, उसी तरह से हम इसमें डिफरेंट गेन निकाल सकते हैं। हम लोग इसमें के आई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और के डी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और दैट विल बी बाय एनालाइजिंग दिस सर्किट। इस सर्किट को एनालाइज करके तो हम उसके वैल्यू को लिख देते हैं, ठीक है ना। उसमें डेरिवेशन करने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है, यहाँ पे हमारे सिलेबस में नहीं है, बियॉन्ड द सिलेबस। एक तो डिराइव करके मैंने आपको पी कंट्रोलर का दिखा दिया है, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है। तो हम तीनों को एक जगह पर लिख देंगे ताकि आपको सुविधा हो। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, अब बैक करके लिख लेना। तो यहां इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब कैसे हमको लिखना है। सबसे पहले आप याद करो, जो हमारा पी कंट्रोलर था, दैट इज पी कंट्रोलर वी हैव, उसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, गेन निकाला था। उसमें हम लोगों ने गेन निकाला था, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू यूएस अपॉन ईएस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, केपी। आई थिंक ये हमारा आया था R2 प्लस R1
डिवाइडेड बाई R1। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। दिस इज इन द केस ऑफ व्हाट, P कंट्रोलर। ठीक है, ठीक है, लेट मी चेक। ये P कंट्रोलर के लिए हमारा आया था, है ना। तो दिस इज फॉर P कंट्रोलर। ठीक है, R1 है नीचे में, R1 प्लस R2 R, ठीक है ये। तो ये फर्स्ट हमारा P कंट्रोलर के लिए आया था। अब यहां ध्यान से देखो, US अपॉन ES, दिस इज इक्वल टू KI एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज KP, ठीक है, इंटू TI। ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा, जब हम इससे पहले वाले सर्किट को एनालाइज करेंगे तो दिस इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, दिस इज R2 डिवाइडेड बाई R1, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई S R2C2, वेयर S इज ए लैप्लास डोमेन। लैप्लास डोमेन में S डोमेन हम लोग पढ़ते हैं, वो हो गया। तो दिस इज इन द केस ऑफ व्हाट, इंटीग्रल कंट्रोलर। दिस इज इन द केस ऑफ इंटीग्रल प्लस P दोनों के लिए है, सॉरी, ये हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हम लोग दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। लेट मी चेक, एक मिनट में चेक कर लूं इसको ताकि मिस्टेक ना हो। PI कंट्रोलर दोनों के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। यस, PI कंट्रोलर। ठीक है, दिस इज व्हाट, PI कंट्रोलर। ठीक है, चलो ये सही है हमारा। R2C2 1 बाई S R2C2, दिस इज फॉर PI कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, हमको US अपॉन ES, दिस इज कॉल्ड, ये यहां पे हम इसको ऐसा यूज कर सकते हैं कि PI है, ये PI के लिए, दिस इज व्हाट फॉर PI के लिए, दिस इज PID के लिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव कंट्रोल के लिए तीनों का सम हो जाएगा, है ना। यहां पे हम एक्चुअली ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट K, दिस इज इक्वल टू KP प्लस KP TI, ऐसा। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई TI। हाँ, अब ऐसा, ये ठीक है हमारा KP। अच्छा, इस पूरे के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, 1 प्लस 1 बाई TI प्लस व्हाट TS। यहां पे नीचे भी S होगा, ये नीचे हम लोग S छोड़ दिए हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहां पे, अगर आपको मन है तो केवल और केवल KPI लिख दीजिए, बस काफी है। KPID के लिए हम लोग जो यहां पे वैल्यूज को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट सर्किट विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक है ना, और ब्रैकेट में यहां पे 1 प्लस, यहां होगा R1 R2 R1, दिस इज हियर R1। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज को याद रखना है, R2C2 डिवाइडेड बाई R2C2, ठीक है, एंड प्लस हेयर 1 बाई R2C2S प्लस R1C1S। सो दिस इज
तो फॉर केस ऑफ पीआईडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर के लिए हमारा ये जो रेशियो होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा, ये किसके लिए होगा? पीआईडी कंट्रोलर के लिए। ठीक है, पीआईडी कंट्रोलर के लिए। मतलब ये रिजल्ट कहां से आया? तो इसको जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको यहाँ लगाना होगा, बहुत अननेसेसरी लंबा हो जाएगा जो कि हमको जरूरत नहीं है। तो आप याद रखेंगे, याद रहेगा तो ठीक है, और नहीं अगर याद रहेगा तो कोई ऐसा बात नहीं है ना, कोशिश करेंगे कि याद रखने की। तो वो हमारा क्या हो गया? दिस इज द गेन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर टोटल। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोलर खत्म हो गया। कंट्रोलर के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंपनसेटर। ठीक है ना, तो कंपनसेटर होगा। उसके बाद कंपनसेटर के बाद अगर हम देखें तो इस में हमको वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ना है, ऑसिलेटर पढ़ना है, वेन्स ब्रिज, और हमारा कौन सा होगा? आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से आपको बनाना होगा। एंड देन आफ्टर यू हैव ए टू डी कन्वर्टर, और ये आपका यूनिट खत्म हो जाएगा मॉड्यूल 5, मतलब मॉड्यूल 5 आपका खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली मॉड्यूल 5 में यही था हमारा। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, तो वो मॉड्यूल 5 में ही कंसिडर करेंगे। और आइडियलाइज्ड एनालिसिस ऑफ ऑप-एम्प, मतलब वही हमारा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये आपका मॉड्यूल 5 हो जाएगा। देन आफ्टर वी विल हैव मॉड्यूल 6, जिसमें नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑप-एम्प का देखना है। तो कंपरेटर्स, हिस्टेरिटिक कंपरेटर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ये सारी चीज में आएंगे। अच्छा, इससे पहले मॉड्यूल 4 में कुछ टॉपिक्स लेफ्ट ओवर है, जैसे पावर एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ये दो चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आई थिंक बहुत जल्दी ही आपका भी यहाँ पे जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकल का। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच तो देखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए।